अरे पीछे करो, गाड़ी पीछे करो। अभी जो आपने ये वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 23 सितंबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 23 सितंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है करिकिली बर्ड सेंचुरी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हमेशा यहाँ पर ये टॉपिक न्यूज़ में रहता है। ये क्वेश्चन बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का, इसके अंदर आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब उन 15 मेंबर्स में 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं ही, बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के थ्रू कितने सालों के लिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा है वो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जो तरसली गांव है उसके पास का। वहाँ पे एक लैंडस्लाइड देखने को मिला है। हालांकि उत्तराखंड में काफ़ी सारे लैंडस्लाइड के इंसिडेंसेस पिछले पास्ट में काफ़ी सारे देखने को मिले हैं, लेकिन ये कल वीडियो जो है ना बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा न्यूज़ के कवरेज में आ चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आज के टाइम पर उत्तराखंड में बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से आपने ये लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन देखी है। और इस आर्टिकल को लगाने का एक छोटा सा पर्पज़ है, वो यहाँ पर मेन है लैंडस्लाइड। आपको पता है लैंडस्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने कितनी बार इसके बारे में पढ़ रखा है। इनफैक्ट यूपीएससी ने साल 2020 में मेंस में क्वेश्चन पूछा था लैंडस्लाइड को लेकर। आप लोग भी 2 बार मेंस आंसर राइटिंग कर चुके हैं हो, जो हमारा मेंस वाला ग्रुप है उसके अंदर में। तो आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसकी वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लगाया गया। वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लैंडस्लाइड आखिरकार क्या है, ठीक है ना, जिसको हम लोग भूस्खलन बोलते हैं हिंदी में। तो लैंडस्लाइड के पीछे के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ये आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं, प्लस इसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि क्या उपाय हैं जिससे कि हम लोग लैंडस्लाइड से निपट सकते हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पर देखना, ट्राई ज़रूर करना है और अच्छे से यहाँ पर अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। और जिसका भी आंसर काफ़ी अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी सारे लोग भी यहाँ पर उस आंसर को अच्छे से देख पाएँ या पढ़ पाएँ। तो ये काम ज़रूर से करना है, अटेम्प्ट ज़रूर करा करो इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं। अभी नहीं तो आने वाले टाइम पर आएंगे, या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज आर्टिकल ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मतलब जैसे ढेर सारे हुआ करते हैं ना उस प्रकार से ढेर सारे आर्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने एक आध आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल से उठा लिए हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करके चलें, यानी उस चीज़ को मेंटेन करके चलें जैसा डेली बेसिस पर एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आप लोग आज दूसरा आर्टिकल देख रहे हो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो कि जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये आखिरकार न्यूज़ क्या है। तो देखो एनआईए दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साथ ही साथ में ईडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब जो ये दोनों बॉडी है ना, इन्होंने अभी तक का एक सबसे बड़ा रेड मारा है कल के दिन। ध्यान से सुनना, अभी तक का सबसे बड़ा रेड मारा गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू कल वाले दिन। तो लगभग 15 राज्यों के अंदर ये रेड पड़ा है और इस रेड के दौरान लगभग 109 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब ये जो रेड है ये किस चीज़ के ऊपर पड़ा है? देखो यहाँ पर ये जो रेड है ना, ये बेसिकली पीएफआई के ऊपर पड़ा। अब ये पीएफआई क्या है? पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब जब आप लोग विकिपीडिया के पेज पर जाओगे तो पता चलेगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक इस्लामिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर में। इसको 2006 में बनाया गया था। तो यहाँ पर एनआईए और ईडी और साथ ही साथ में पुलिस ने यहाँ पे बहुत सारी छानाबीनी करी, उसके बाद में यहाँ पर रेड मारी है और उस रेड के दौरान यहाँ पर 109 लोगों को अरेस्ट किया गया है। रीज़न क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो 15 राज्यों के अंदर जो ये रेड पड़ी है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो इसमें आपको ये सारे के सारे नाम देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा केरला से अरेस्ट करे गए हैं, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन आसाम, देन उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। इन सभी राज्यों से ज़्यादातर लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि पीएफआई के लीडर्स हैं या फिर पीएफआई के एक्टिविस्ट हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसके पीछे के रीज़न के, यानी कि इसके पीछे का कारण क्या है, एनआईए ने क्यों अरेस्ट किया। तो एनआईए ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो पीएफआई है ना, इसका डायरेक्टली लिंक देखने को मिला है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। जो अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, आतंकवादी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनसे डायरेक्टली यहाँ पर लिंक देखने को मिला इस पीएफआई का। दैट इज़ वाई यहाँ पर एनआईए ने इन सभी लोगों को अरेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं, पीएफआई के लोग अरेस्ट हुए, उनका कहना यह है एनआईए का एक बेसलेस क्लेम है। यहाँ पे एनआईए के पास में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है और एनआईए फालतू में यहाँ पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, वो चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर इसके बारे में और भी काफ़ी चर्चा होने वाली है और भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। फिलहाल जो भी ये बातें थी वो सब आपको पता चल चुकी हैं कि करंट टाइम पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये आपने करंट अफेयर पढ़ा। अब करना क्या है, आपको इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसा नहीं है डेली न्यूज़ पढ़ लिया, वो नहीं, इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इस आर्टिकल को अपने सिलेबस से लिंक करना पड़ेगा। सिलेबस से जब हम लोग लिंक करेंगे तो हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं इस वाले आर्टिकल से, जो कि हम लोग डायरेक्टली अपने सिलेबस में लिंक कर पाएंगे। वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, एक तो खुद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और दूसरा यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनफैक्ट इन दोनों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी के अंदर, तो आपको बहुत डिटेल से इसको पढ़ के चलना है। चलो फिर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानने वाले हैं। देखो जीएस पेपर नंबर 2 में हमारे पास में टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का, वहाँ से आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को लिंक कर सकते हो। पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आखिरकार बनाया कब किया गया था, देखो इसको बनाया गया था 2008 में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। तो 2008 का जो एक्ट था इसी के अकॉर्डिंग एनआईए को बनाया गया। अब नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसको कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर एजेंसी को बनाया गया है। क्योंकि 2008 से आपको पता होगा 2008 में जो 26/11 अटैक हुआ था, है ना, उसके बाद ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था। उससे पहले बहुत सारे इस प्रकार के आतंकवादी हमले देखने को मिला करते थे। तब से जब से ये बॉडी बनी है तब से ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर जितने भी टेररिज्म एक्ट हैं, ध्यान रखना टेररिस्ट से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित जितने भी एक्ट हैं वो सब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में आते हैं। या आप कह सकते हो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद को टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए काम करती है। क्लियर हो गई बात। अब होता यहाँ पर यह है कि देखो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि हमारी जो कंट्री है उसके इंटीग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसके सिक्योरिटी के खिलाफ चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि
इंडिया के रिलेशन दूसरे देश के साथ में ख़राब कर सकते हैं, यानी कि हमारा कोई एक तरीके से एक ऐसी कंट्री है बाहर की जो कि काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन यहाँ पर कंट्री के अंदर हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऐसे केस को उठा दे रहा है जिससे कि हमारे रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ में ख़राब हो जा रहे हैं, तो उस प्रकार के केसेस को भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही देखता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में बताया गया, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत के अंदर जो टेरर है उसको कॉम्बैट करना, आतंकवाद को कॉम्बैट करने का इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में आपको छोटी छोटी ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन ये है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत क्या थी? मैंने आपको बताया कि 2008 में जो 26/11 हमला हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे इस प्रकार के केसेस देखने को मिला करते थे। स्मगलिंग हुआ करती थी हथियारों की, है ना, जो फेक इंडियन करेंसी है वो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था। इस प्रकार के और तमाम केस देखने को मिला करते थे। उन्हीं केसेस को टैकल करने के लिए इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर आया गया था। क्लियर बात हो गई। चलो आगे आते हैं। अब उसके बाद में देखो, ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना किसी भी पर्टिकुलर केस का, वो ये एजेंसी इंडिपेंडेंटली करती है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में मान लो यहाँ पर ये जो कोई केस है उसको ये एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने रख देती है। तो एनआईए का अपने आप में स्पेशल कोर्ट भी है जो कि यहाँ पर इन केसेस को टैकल भी करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर रिसेंटली यानी कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश करी गई है हाल ही में। जैसे कि आप देखोगे एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 को लेकर आया गया था पार्लियामेंट के थ्रू। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा था कि 2008 वाला जो एक्ट है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस करे जाएंगे। उस चेंजेस को करने के लिए, उस संशोधन को करने के लिए यहाँ पर एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 को पास किया गया था। इस बिल की मांग यहाँ पर यह थी कि एनआईए की पावर्स को और बढ़ा देना चाहिए कि एनआईए अभी तक आतंकवाद से रिलेटेड केसेस को देखता है, लेकिन एनआईए के पास में और कौन कौन सी पावर्स की मांग की गई थी? तो यहाँ पे बोला गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव की तस्करी हो रही है, इधर से उधर यहाँ पर ले जाया जा रहा है, गलत काम करवाए जा रहे हैं, उस चीज़ को टैकल करना, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो फेक करेंसी है उस चीज़ को टैकल करना। या फिर यहाँ पर होता यह है कि बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि बैन हैं लेकिन उसको फिर भी बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उस प्रकार के केसेस को देखना। साइबर टेररिज्म को देखना, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट को देखना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला गया था इस अमेंडमेंट बिल के अंदर 2019 वाले में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। ये अलग से कुछ डेटा है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बुक के अंदर भी प्रेजेंट है। होता यहाँ पर ये भी है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो भी यहाँ पर डायरेक्ट कर सकती है। यहाँ पे मतलब वो भी किसी भी केस को एनआईए को दे सकती है, एनआईए से बोल सकती है कि आपको यहाँ पर ये वाला केस इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है ना। बाकी ये बात मैंने स्पेशल कोर्ट वाली बात बताई दी है, इनका अपना स्पेशल कोर्ट है, कुछ केसेस यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ये सारी बात हो गई है एनआईए के बारे में। अब हम लोग आते हैं दूसरा टॉपिक जो है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आतंकवाद को टैकल करने में हमारी मदद करती है। अब जो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो पैसे से संबंधित जो भी घोटाले हैं, है ना, पैसे से संबंधित जो भी यहाँ पर गलत केसेस हैं, उन सबको देखने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ये एक स्पेशल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। देखो, इस पर्टिकुलर बॉडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फर्स्ट में 1956 में बनाया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, 1956 में इस बॉडी को बनाया गया एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से, लेकिन इसके अगले ही साल 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। तब से ये ईडी के नाम से जाना जाता है। आज के टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया, एनआईए के अंदर जो टेररिस्ट एक्ट हैं, जितने भी टेररिस्ट एक्ट उसके अंदर में आते हैं, वैसे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसके अंदर में कौन कौन से एक्ट देखने को मिलेंगे? फेमा देखने को मिलेगा, फेमा के बाद में पीएमएलए आपको देखने को मिलेगा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देखने को मिलेगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो भी यहाँ पर केसेस हैं उन सबको देखने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, गलत तरीके से आपने गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसा कमाया, इलीगल मनी है, उसको आप लेजिटिमेट बना दे रहे हो, यानी कि वाइट मनी के तौर पर दिखा दे रहे हो, तो वो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकने का काम करता है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्लियर हो गई बात, ये आपको ध्यान में रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एक्ट है पीएमएलए, ये कौन से साल में आया था? 2002 में। और फेमा है 1999 का। ये ईयर्स भी ज़रूर से ध्यान रखना क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में रहता है। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना। चलो फिर आगे चलते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल पर।
आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट रहता है कि जो 5K प्लस लाइक का टारगेट है उसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवाओ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डेली बेसिस पर इतना आप तो पहुँचा ही देते हो, तो आज भी आपको पहुँचाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। अगर आप लोग चाहते हो पर्सनली कनेक्ट होना तो ये प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। आगे आते हैं। नवा जो आर्टिकल ना के बराबर आए हुए हैं, बहुत ही कम आर्टिकल आपको रेलेवेंट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से मैंने डाउन टू अर्थ का आर्टिकल भी ऐड कर दिया यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर मेरे पास मॉर्निंग में ही नोटिफिकेशन आता है डाउन टू अर्थ का, मतलब ये वाला ही इस आर्टिकल का। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो सोचा यार ये तो इंपॉर्टेंट है, चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, यहाँ पर अफ्रीका से रिलेटेड है। क्या बात की जा रही है? युगांडा डिक्लेयर्स एबोला आउटब्रेक आफ्टर 1% डाइज ऑफ रेयर सुडान स्ट्रेन। तो युगांडा के अंदर आप देखोगे इबोला जो वायरस है ना वो फैलता हुआ नज़र आया है। तो इबोला के बारे में आपको ज़रूर से जानना है, क्योंकि ये न्यूज़ में बना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी क्वेश्चन बना है इबोला से संबंधित, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन कौन सा था, इसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर नीचे देखना, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब हम लोग बात करते हैं इबोला वायरस की, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है इसको हमने डिस्कस किया। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, युगांडा के अंदर अभी इबोला वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है। ये वायरस फैलता हुआ नज़र आया है। क्लियर हो गई बात? नाउ ये इबोला वायरस डिजीज़ है क्या, इसको समझते हैं। देखो ये जो इबोला वायरस डिजीज़ है ना, ये बेसिकली यहाँ पर पहले जानी जाती थी इबोला हेमोरेगिक फीवर के नाम से। इबोला हेमोरेगिक फीवर के नाम से ये पहले जाना जाया करती थी, बाद में इसको हम लोग इबोला वायरस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो अपने आप एक डेडली डिजीज़ है, यानी जानलेवा बीमारी है। और यहाँ पे आप देखोगे ऐसा नहीं है कि हमेशा रहती है, कभी कभी यहाँ पर इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। और ज़्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा ये, यानी कि जो अफ्रीका ही देश आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के ये इबोला वायरस के केसेस निकल कर आते हैं। ये जो वायरस है ना, ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1976 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नाम इसका इबोला वायरस है, तो ध्यान रखना इबोला रिवर के पास में ही ये वायरस पहली बार मिला था। इबोला नदी के पास में ये पहली बार ये वायरस पाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम इबोला वायरस रख दिया गया। जो ये इबोला नदी है ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि ये भी एक अफ्रीकन कंट्री जिसको DRC के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये पाया गया था। उसके बाद में बोला ये जाता है कि देखो ये ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी अफेक्ट करता है, साथ ही साथ में जानवरों को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया, तो इन सभी जानवरों को भी यहाँ पर ये डायरेक्टली वायरस अटैक करता है। उसके बाद में ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इसके पीछे का कारण है एक इन्फेक्शन। और वो जो इन्फेक्शन है वो केवल एक वायरस नहीं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वायरस हैं, उनका जीनस इबोला वायरस ही आपको देखने को मिलेगा। तो उस ग्रुप ऑफ वायरस के अंदर आपको ये अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। इबोला वायरस हो गया, सुडान वायरस हो गया, ताई फॉरेस्ट वायरस हो गया, बूंदी बुगियो वायरस हो गया, रेस्टोन वायरस हो गया, बोम्बाली वायरस हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको अलग अलग ये वायरसेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इबोला वायरस का इन्फेक्शन फैल सकता है। क्लियर हो गया? होस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से फैलता है, देखो बात ये की जाती है फ्रूट बैट के बारे में, जो चमगादड़ होता है। अभी जो फ्रूट बैट है ना, ये पेट्रोपोडे फैमिली का जो फ्रूट बैट होता है ना, ये बेसिकली एक नेचुरल इबोला वायरस होस्ट कहलाता है, यानी कि नेचुरल ही इसके अंदर ये इबोला वायरस पाया जाता है फ्रूट बैट के अंदर में। तो होस्ट यहाँ पे ध्यान रखना कि नेचुरली यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ये चमगादड़ है इसके अंदर ये वायरस देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये जो वायरस है फैलता है जानवरों से इंसान में फैलता है और इंसानों से इंसान में भी फैलता है। अगर हम लोग एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो या फिर कोई भी व्यक्ति देखो अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर के पास में उसके कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि कोई ऐसा जानवर है, चिंपांजी है, चमगादड़ है, गोरिल्ला है, मंकी है, तो अगर या फिर पोर्क्यूपाइन भी हो गया, ये जो जानवर हैं ये मान लो बीमार हैं इस वाले वायरस की वजह से, या फिर इनकी डेथ हो जाती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो भी यहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई इंसान इन जानवरों के कांटेक्ट में आता है, अब जानवर ये बीमार हैं इस इबोला वायरस से और कोई इंसान अगर इनके कांटेक्ट में आ जाए तो उस इंसान को भी यहाँ पर ये इबोला वायरस फैलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब इंसान को हो गया, अब आपने ये समझ लिया जानवर से इंसान में फैलता है। दूसरी बात क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी है। हाँ देखो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि बीमार है इबोला वायरस से, उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति आ जाए, उसके बॉडी फ्लूइड यानी कि उससे पसीने का टच हो जाए या कोई भी बॉडी फ्लूइड से यहाँ पर टच हो जाए,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके चक्कर में भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो बॉडी फ्लूइड्स हो गया, ब्लड हो गया, इसकी चक्कर में यहाँ पर जो व्यक्ति बीमार है ना, या जिस व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है इबोला वायरस से, तो वो वायरस को फैला सकता है दूसरे हेल्दी व्यक्ति के अंदर। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण यहाँ पर दिक्कत यह है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को ये इबोला वायरस अभी हो गया है, तो लक्षण अचानक से नहीं दिखाई पड़ते हैं, 2 से 21 दिन लग जाते हैं और इस लक्षण को देखने में। यानी कि एक वायरस ने अटैक किया, इस वायरस के अटैक के बाद लगभग 2 से 21 दिन बाद लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अगर एवरेज डे की बात करें, मतलब ज़्यादातर लोगों के अंदर 8 से 10 दिन बाद यहाँ पर ये लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं? जैसे बुखार होना, शरीर में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, और बॉडी के अंदर जो कमज़ोरी है वो काफ़ी बढ़ जाना, सर में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, वॉमिटिंग, डायरिया, इस प्रकार के सिम्टम्स यहाँ पर नज़र आते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है इस वायरस को ट्रैक करना, इसको पकड़ना। जैसे मलेरिया, टाइफाइड फीवर, ये जो होता है ना, इनको हम लोग यहाँ पर आराम से डायग्नोस कर पाते हैं। हालांकि मलेरिया, टाइफाइड फीवर भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हो रहा है, इनको हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं, इसका पता लगा पाते हैं, इसका कन्फर्मेशन कर पाते हैं, फिर दवाइयाँ दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इबोला वायरस है, इसको डायग्नोस करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आती है। हालांकि आज के टाइम पर इसको जब हम लोग डायग्नोस करते हैं, इसका जब पता लगाते हैं, तो 2 प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक है एलिसा मेथड, जो कि कोविड के टाइम पर काफ़ी चर्चा था, और दूसरा RT-PCR, ये भी कोविड के टाइम पर काफ़ी चर्चा में था। दोनों की फुल फॉर्म ध्यान रखना। एलिसा मेथड की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से जाना जाता है। RT-PCR की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 पर्टिकुलर मेथड है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इबोला वायरस को डायग्नोस करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसकी कोई वैक्सीन वगैरह है क्या, अगर इतना खतरनाक है तो हाँ, यहाँ पर इसकी एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है एरवेबो। क्या नाम है? एरवेबो, ERVEBO। ये वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी, हाईली इफेक्टिव है इस डिजीज़ को टैकल करने के लिए। ये बात आपको यहाँ पर अपने पास में स्टोर करके रखनी है। अब बात ये करते हैं, क्या इसको लेकर क्वेश्चन बन जाता है? बिल्कुल बनता है। UPSC ने साल 2015 में इबोला वायरस को लेकर क्वेश्चन पूछा था। देखो 2015 में ये न्यूज़ में होगा, किसी देश के अंदर फैला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बना, अमंग द फॉलोइंग विच आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली। इबोला वायरस आउटब्रेक हुआ था उस देश के अंदर, जैसे कंडीशन अभी आपको देखने को मिला है, जैसा आपको अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है ना, जैसा वहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, वैसे यहाँ पर पहले भी किसी देश के अंदर आउटब्रेक हुआ था। तो वो बेसिकली एक टाइम पर 2015 के समय पर काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत तेज़ी से फैला था। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया, बताओ भैया कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन कौन से देशों के अंदर रिसेंटली यहाँ पर इबोला वायरस देखने को मिला है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उस समय पर गिनिया हो गया, सिएरा लियोन हो गया, उसके बाद लाइबेरिया हो गया। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पर ये इबोला वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ था, ठीक है ना, 2013 में, 2015 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ ऐसे ईयर्स थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस इबोला वायरस के केसेस इन सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिले थे। क्लियर बात हो गई। ऐसे ही आपको आज के टाइम पर युगांडा के अंदर देखने को मिला है, इसकी वजह से इबोला वायरस के बारे में पढ़कर चलना। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी डाउन टू अर्थ का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पर कैरेकल न्यूज़ में आ चुका है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर ये कैरेकल है, आज के टाइम पर ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है भारत के अंदर में। तो इसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर प्रजाति के लिए कुछ सूटेबल एरिया देखना चाहिए, इस प्रजाति को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी चाहिए। कौन से जानवर की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कैरेकल की, इस वाले जानवर की। बिल्ली की तरह लग रहा है लेकिन इसको हम लोग कैरेकल के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछले साल के से अगर हम लोग देखें तो लगभग ये तीसरी या चौथी बार न्यूज़ में है, तो एक इंपॉर्टेंट स्पीशी की कैटेगरी के अंदर इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आज के टाइम पर जो ये एशियाटिक कैरेकल है ना, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव होने में, यानी कि इसको बचा कर रखना देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी प्रजातियाँ बच नहीं पा रही हैं। तो इसके चक्कर में अभी एक सूटेबल एरिया ढूंढने के बारे में बातचीत की गई है कि इन सारी प्रजातियों के लिए एक अच्छा एरिया जो इनको सूट करे वो एरिया ढूंढा जाए और वहाँ पर इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करने वाले हम लोग एशियाटिक कैरेकल के बारे में। पहली चीज़, इस कैरेकल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो कैरेकल स्किमिडसी करके यहाँ पर इसका आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
सिमिटजी करके यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। साइंटिफिक नेम को लेकर वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा बना नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर में साइंटिफिक नेम को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर IUCN वगैरह को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइंटिफिक नेम पर ज़्यादा जोर ना ही दो तो भी बेहतर रहेगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कहानी पलट सकती है। UPSC हर साल सरप्राइज़ देता है, तो कभी भी ऐसा सरप्राइज़ दे सकता है कि साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाए। नाउ अगर हम लोग बात करें एशियाटिक कैरेकल की, तो मीडियम साइज़ का ये आपको पूरा जानवर देखने को मिलेगा। कैट की ही एक स्पीशी है, बिल्ली की तरह ये देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर ये जानवर एक्सटिंक्शन की बिल्कुल कगार पर है, यानी कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रजातियाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर इसकी संख्या बची हैं, वो भी ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। फिर आने वाले टाइम पर जाना जाएगा या फिर यहाँ पर याद किया जाएगा कि हाँ, कैरेकल नाम का हमारे पास में एक जानवर हुआ करता था, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पर्शियन नेम से भी जाना जाता है, सियागोश के नाम से, उसके बाद ब्लैक ईयर्स के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ पर कैरेकल पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कच्छ वाले रीजन में, मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में और साथ ही साथ में अरावली हिल रेंज वाले रीजन में भी ये कैरेकल पाया जाता है। इंडिया के अलावा ये जो कैरेकल है ये और भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर जो नेशंस हैं वहाँ पर भी ये कैरेकल पाया जाता है। हैबिटेट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, यानी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, कैसा एरियाज़ को पसंद है, तो ज़्यादातर जितने भी एरियाज़ हैं ना, ज़्यादातर आपको सेमी डेजर्ट एरिया देखने को मिलेंगे, जहाँ पर थोड़ा बहुत रेगिस्तान जैसा देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत सूखा एरिया पड़ा हुआ है, ड्राई फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया में ये रहना पसंद करता है, सूखे एरिया में रहना ज़्यादातर पसंद करता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, वो है थ्रेट का। इस जानवर को बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है अलग अलग चीज़ों से, जैसे यहाँ पर इसकी हंटिंग की जाती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, यानी अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है, हंटिंग हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे जानवरों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर आज के टाइम पर इतना सारा कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर ये जानवर रह रहे हैं वो एरिया भी यहाँ पर ख़त्म होता चले जा रहा है। तो इस लॉस ऑफ हैबिटेट की चक्कर में भी यहाँ पर इस प्रजाति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। ये सबसे रेलिवेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन स्टेटस को लेकर आपसे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। अभी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पर इसकी है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है, यानी कि इसको एक रिगोरस प्रोटेक्शन देने के बारे में बातचीत की गई है। अगर कोई इसकी हंटिंग वगैरह करेगा तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पूरी तरह से रोक टोक लगाई गई है। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर जानवर के। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर ना, उसके बाद बिजनेस पेज पर आएंगे। तो बिजनेस पर यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स को देखेंगे, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा और इकलौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे बातचीत की गई है कि जो इंडियन रूपी है ना, वो आज के टाइम पर डिप्रिशिएट होता हुआ नज़र आया है, यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में जो रूपी है वो थोड़ा सा और डाउन होता हुआ नज़र आया। रूपी यहाँ पर आज के टाइम पर 80.79 पहुँच चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। $1 इज इक्वल्स टू 80.79 के आसपास, तो अभी बहुत ज़्यादा डाउन पर पहुंच चुका है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो रुपी का डेप्रीसिएशन देखने को मिला है अभी रिसेंटली 83 पैसे से, 83 पैसे से यहाँ पर डेप्रीसिएशन हुआ, जिसकी वजह से यह न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है ना। इसके पीछे कई सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। अब लेकिन आज के टाइम पर क्या है ना, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को पढ़ना है, तो आपको डायरेक्टली पढ़ना है रुपी का डेप्रीसिएशन, आखिरकार ये डेप्रीसिएशन है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो आपको समझना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपके सिलेबस के अंदर या फिर आप लोग कोई सी भी किताब उठाओगे इकोनॉमी की, चाहे रमेश सिंह उठा लो या फिर कोई और सी इकोनॉमी की किताब उठा लो, वहाँ पर भी आपको ये डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो डेप्रीसिएशन ऑफ रुपी हम लोग समझते हैं, चलो आओ। रुपी के अंदर गिरावट होना या रुपी की वैल्यू कम हो जाना, सिंपल अगर हम लोग बोलें रुपी की वैल्यू कम हो जाना, उसी को हम लोग डेप्रीसिएशन बोलते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक समय था जब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये हुआ करता था, $1 के बदले में 70 रुपये मिल जाते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर अब सपोज़ यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपये है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ केस नंबर 1, एक फर्स्ट केस क्या है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ है, दूसरा केस क्या है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ है। मैं आपसे पूछूं इन दोनों कंडीशंस में से भारत के लिए कौन सी कंडीशन बेहतर है,
तो ऑब्वियस ही बात है भारत के लिए ये वाली कंडीशन बेहतर है जहाँ पर $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये है। अब वो कंडीशन कैसे बेहतर है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों को यहाँ पर $1 खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे हैं और इस वाली कंडीशन में $1 खरीदने के लिए 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो घाटा ही है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपये की वैल्यू हमारी डिग्रेड हो रही है, रुपये की वैल्यू कम हो रही है। अब ये रुपये की वैल्यू कम होना ही डेप्रीसिएशन कहलाता है। इसका उल्टा अप्रिसिएशन हो जाता है जब रुपये की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो क्लियर हो गया। तो ये बात यहाँ पे आपने समझा, केस 1 केस 2 करके आपने ये पूरा मुद्दा समझा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जूम करके समझेंगे। एक सेकेंड को, हाँ, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि मैंने आपको 2 केस बताया। अब हम लोग समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मैंने आपको 2 केस कौन कौन से बताए थे, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये और $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपये। ये 2 केस हम लोगों ने लिए थे। अब पहली बात अगर हम लोग देखें डेप्रीसिएशन तो आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है। जब आप लोग इसका इम्पैक्ट पढ़ोगे किसी भी किताब से तो उसके इम्पैक्ट में 2 इम्पैक्ट 2 तरीके से बताए गए हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसको समझते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट में बताया गया है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे, हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। अगर हमारे कंट्री के अंदर रुपये की वैल्यू कम होती है यानी डेप्रीसिएशन देखने को मिलता है, रुपये डेप्रीसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो आप कहोगे ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, कोई यहाँ पर रीज़न है। देखो यहाँ पर अब इस बात को समझो, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पर मान लो बाहर से कोई इंसान आ रहा था, केस 1 में देखते हैं। केस 1 में जो केस 1 है ना, इसमें क्या हुआ, बाहर से कोई इंसान इंडिया में आ रहा था तो वो क्या कर रहा था, $1 देकर 70 रुपये का सामान लेकर जा रहा था। अब उसके बाद देखो, अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में क्या है कि अब एक इंसान आ रहा है, जब हमारे कंट्री में रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब कोई इंसान आया, उसने क्या कर रहा है, वो अब $1 के बदले में 80 रुपये का सामान लेकर जा रहा है। तो पहले $1 के बदले में 70 रुपये का सामान लेकर जा रहा था, अब $1 के बदले में 80 रुपये का सामान लेकर जा रहा है। तो डॉलर में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो अब उसे $1 में ज़्यादा सामान मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह देखते हैं जो भी आपके बुक्स के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है नेगेटिव इम्पैक्ट का। अब यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसको समझते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में बोला यह जाता है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यानी हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ जाएगी इसको समझते हैं। अब यहाँ पर फिर से अगेन केस 1 को लेंगे। केस 1 में क्या था कि सपोज़ अब यहाँ पर इस वाले तो केस में हमने देखा कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट वाला मामला लेंगे। केस 1 में क्या हो रहा है कि देखो अब हम लोग सामान को इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले अगर सपोज़ यहाँ पर जब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये है, $1 की वैल्यू 70 रुपये है, अब हमने सामान को इम्पोर्ट किया। जब अब हमने सामान को इम्पोर्ट किया तो क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को $1 का अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो 70 रुपये पे कर रहे हैं। क्लियर बात हो गई। अब आ जाओ दूसरे केस पर। ये तो हो गया केस 1। केस 2 में आप देखोगे, अब दूसरे केस में क्या हुआ, मान लो हमारे रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब वो यहाँ पर $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपये हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि मान लो हम लोग $1 का सामान अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी $1 का इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बदले में हमें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले वाले केस में $1 के बदले में हमें 70 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन अब जब रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है ना। डॉलर तो एक ही है, लेकिन अब हमें ज़्यादा पैसा बाहर पे करना पड़ रहा है। अब हम लोग ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं बाहर, तो इसकी चक्कर में इंपोर्ट हमारे कंट्री में महंगा हो रहा है। अब इंपोर्ट महंगा होगा तो उस चीज़ का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको एज ए नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है, जो कि आपके बुक्स के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बातें। तो आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना हाँ ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। अब ये सारी बातें आप लोग सोचोगे सर समझ में तो आ गई, इसे लिखना कैसे है।
कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने यार लिखित में प्रेजेंट करवाती हैं यहाँ पर, तो आप लोग इसको अपने पास में स्टोर कर लेना, ठीक है ना। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, वैल्यू कम हो जाना, एग्जाम्पल भी यहाँ पर देकर समझा दिया है। फिर उसके बाद में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखित में प्रोवाइड करवा दी गई हैं। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल ये डेप्रिसिएशन वगैरह जैसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। अब एक चीज़ और देखो यार, जब भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, मैं रोज़ाना ये बात इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो आज भी यहाँ पर टाइम मिला तो इन्फॉर्म कर देता हूँ। जब भी आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो साथ ही साथ में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो उस ऐप में आपको इस वाले पीडीएफ को ओपन करना है, और पीडीएफ को ओपन जैसे ही आप लोग करोगे तो आपको आर्टिकल्स के बराबर में इस प्रकार से येलो कलर के ये साइंस नज़र आएंगे। इन्हीं साइन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो करना क्या है, इसको यहाँ पर टैप करना है, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। इसको आप लोग अगर नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना, बाकी एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर एडिट कैसे किया जा सकता है, तो एडिट करने के लिए जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको ये एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से कर आप लोग कट डाउन कर कॉपी कर अपने पास में जहाँ पर भी डिजिटल नोट्स बना रहे हो वहाँ पर सेव भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं। अभी स्टार्टिंग वाले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल रह गया था, इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज़ यूएनएससी, जिससे संबंधित आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बात की जाती है ना, तो यूएनएससी के अंदर अभी 22 सितंबर, आप लोग देखोगे आज 23 सितंबर है, कल 22 सितंबर था, तो कल के दिन यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर आप कह सकते हो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा भी की है। यूएनएससी के अंदर यहाँ पर अपने कंसर्न एक्सप्रेस करें, चिंता व्यक्त करी है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, प्लस यहाँ पे पूरे कंट्री के अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस वॉर के वजह से। तो वो चीज़ मेंशन की गई है, वो चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती हैं यार, स्टेटमेंट के ऊपर इतना ध्यान यहाँ पर आपको नहीं देना है, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपके लिए यहाँ पर मज़ेदार रहने वाला है, आगे भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मतलब इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, करना क्या, बैकग्राउंड से रिलेट करना है। बैकग्राउंड में यहाँ पे क्या आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आखिरकार ये यूएनएससी होता क्या है, आओ इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पर्टिकुलर काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर के माध्यम से 1945 में, और आज के टाइम पर आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। अब इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से पहला प्रिंसिपल ऑर्गन आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही देखने को मिल जाता है। बाकी 5 और कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, तो बाकी 5 में देखोगे तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, एंड द सेक्रेटेरिएट हो गया। तो यहाँ पर ये 5 हो गए, और एक छठा इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिला दोगे तो ये टोटल मिलकर यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरे दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, शांति को मेंटेन करने का ये काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। टोटल इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा चलो हाथों हाथ ये भी बता दो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। वैसे तो चलो दिख ही रहे हैं, यूएस, रशिया, उसके बाद फ्रांस, चाइना और यूके, ये आपको आज के टाइम पर 5 परमानेंट मेंबर्स नज़र आते हैं। बाकी यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत भी यहाँ पर 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है, जो कि 2021-22 पूरे साल में रहने वाला है। उसके बाद में आपको पता होगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये इस पर्टिकुलर काउंसिल में 2 साल तक रहते हैं। इनका जो टर्म है वो यहाँ पर 2 ईयर्स तक रहता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हो गई बात। तो आपको अपना जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ना, उसका आंसर भी अभी मिल गया होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नाउ फाइनली आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो आज है फ्राइडे में एडिटोरियल्स ऑलरेडी कम आते हैं, एक पेज ख़त्म ही हो जाता है, एक ही पेज पर आए हैं, और एक पेज पर भी आपको इकलौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, और मतलब आप कह सकते हो पूरे ही पेज पर इकलौता सा आर्टिकल है ये। आज का एडिटोरियल इकलौता एडिटोरियल है और पूरे पेज को इसने घेर रखा है। तो क्या है यहाँ पर, तो राइटर हैं यहाँ पर सीमा चिश्ती, एक जर्नलिस्ट राइटर हैं,
तो इन्होंने यहाँ पर टॉपिक उठाया है सेंसस। इंडिया में यहाँ पर अब की बार का जो लेटेस्ट सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर इशू के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो सेंसस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस यहाँ पर सिर्फ सिटीजनशिप को काउंट करने के लिए ही नहीं है, सेंसस का इम्पोर्टेंस अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। तो उस सेंसस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस करती हैं, प्लस यहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ भी करती हैं। देन उसके बाद में मैं आपको वो कह रहा हूँ जो सेंसस है ना, इसके रिगार्डिंग जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग आज एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे। वैसे हमेशा ही मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड रुको, आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। कल मैंने आप लोगों को नक्सलिज्म के बारे में पढ़ाया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ाया था, तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना, ये यूपीएससी का साल 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साल 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन खुद पूछा हुआ था, और नक्सलिज्म से संबंधित अभी साल 2022 में फिर से क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवाद है, मॉइस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बढ़ रहे हैं इसका फैक्टर क्या है ये आपको बताना है, क्या है डिटर्मिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि सरकार को फॉलो करनी चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि इस नक्सलिज्म को हम लोग काउंटर कर सकें, नक्सलिज्म के खतरे को काउंटर कर सकें, नक्सलिज्म से अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग शांति बना सकें। तो यहाँ पर आपको नक्सलिज्म के बारे में बताना है, इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताना है, फैक्टर्स के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर मेंशन करना है नक्सलिज्म को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या क्या सरकार को करना चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेंस वाला चैनल मिलेगा, लगभग 31,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, सभी लोग वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो देखो, जब आप लोग आंसर सबमिट करोगे ना, तो एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, वो ये है कि सभी लोगों को एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं, है ना। इतना टाइम जाएगा नहीं, 2 आंसर्स को आप देख सकते हो, उससे फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में जो पॉइंट्स नहीं हैं, आप वो पॉइंट्स को अपने पास में नोट डाउन कर पाओगे। साथ ही साथ में सामने वाले व्यक्ति की जो भी मिस्टेक होगी उसको आप बता पाओगे कि हाँ भाई, आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो ग्रुप रन करता है। तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन होकर अपना आंसर्स को लिखो और एक दूसरे के आंसर्स के ऊपर सजेशन दो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप भी रीडिंग कर पाओगे, आपको भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सामने वाले का भी यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। प्लस एक बात का ध्यान रखना यार, वहाँ पे कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें शेयर मत करा करो। शेयर उल्टी सीधी चीज़ें का मतलब यह है, वैसे भी कोई शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लिंक शेयर कर देता है। कोई भी लिंक वगैरह मत डाला करो, ठीक है। किसी भी कोचिंग वेबसाइट का है, किसी का भी लिंक मत डाला करो, उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। जैसे मेरे पास, मैंने पहले ही बताया, इशू आ चुका है कॉपीराइट का, ठीक है ना। तो आप किसी का भी कंटेंट डाल दोगे वहाँ पे, तो वो कॉपीराइट दे देगा, तो वो चैनल बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे कुछ भी, मतलब पढ़ाई के लिए बनाया गया यार वो ग्रुप, तो उसमें अपने आंसर शीट को सबमिट करो। जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उसको, रिव्यूज़ को यहाँ पर लो, उसको एज अ पॉजिटिव के तौर पर लेने के बाद में यहाँ पर अपने ऊपर काम करो, फिर वापस से दो, देखो एक इम्प्रूवमेंट आएगा। फालतू के काम के लिए उसको यूज़ मत करो यार, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर उसका इस्तेमाल, फिर भी देखो कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आते हैं पर्सनली, सर मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे ब्लॉक नहीं किया है। 3-4 बार हरकत देखी गई है, उसके बाद ब्लॉक किया गया है। एक बार मैं देखता हूँ, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, मतलब उस मैसेज को डिलीट करके, कोई लिंक है, कंटेंट है कोई किसी दूसरे चैनल का, वेबसाइट का, तो यहाँ पर उसको मैं हटा के, मतलब हटा देता हूँ बस खाली। लेकिन फिर उसके बाद फिर से इंसान सेंड कर देता है, फिर से इंसान सेंड कर देता है, तो यार वो चीज़ ना चैनल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये बात यहाँ पे आपको भी समझनी चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल एडिटोरियल पर आते हैं। यहाँ पर बात की गई है सेंसस के बारे में। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए सेंसस आखिरकार क्या है, तो आप बता दोगे जनगणना है ना, जहाँ पर पूरी तरह से पॉपुलेशन वगैरह सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से छानबीन करके घर घर जाकर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है सेंसस के अंदर में। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग यहाँ पर पहले डिटेल से मैं आपको बताऊंगा सब सेंसस आखिरकार एग्जैक्टली क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को जानते हैं। देखो, राइटर यहाँ पर ये मेंशन करती हैं कि इंडिया का जो पहला सेंसस है वो कब हुआ था। इंडिया का पहला सेंसस हुआ था सर 1872 के अंदर। 1872 में पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था,
और मतलब नॉन सिंक्रोनसली हुआ था, मतलब अलग अलग हिस्सों में हुआ था। नॉन सिंक्रोनस मतलब अलग अलग हिस्सों में होना, सिंक्रोनस मतलब एक समय पर पूरे देश में जनगणना हो जाना। ठीक है ना, एक डिफरेंस ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन का क्रिएट करना बहुत सिंपल है। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, एक समय पर पूरे देश में जनगणना हो जाना, वो होता है सिंक्रोनस। और नॉन सिंक्रोनस क्या होता है, अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पर जनगणना करना। क्लियर हो गया। तो 1872 में इंडिया का पहला सेंसस आता है। नॉन सिंक्रोनसली किया जाता है भारत के अलग अलग हिस्सों में। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, इंडिया फिर से एक सेंसस लेकर आता है, क्योंकि सेंसस आपको पता है जो जनगणना है हर 10 साल में की जाती है। तो 1872 के बाद में 1881 में ये सेंसस होता है और 1881 के बाद भी लगातार ये सेंसस होते रहते हैं। 2011 को लेटेस्ट सेंसस आया था। 2011 में जो हमारा सेंसस है ये लेटेस्ट सेंसस था, अभी तक की लेटेस्ट जनगणना 2011 की है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं सारी बातें, पॉपुलेशन वगैरह पढ़ते हैं। तो इसके बाद अब सेंसस 2021 में आना था, लग गया 2022। अब 2021 में क्यों नहीं आया, कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो उसी चीज़ का क्रिटिसिज्म यहाँ पर राइटर के थ्रू करा गया है। राइटर ने बोला कि सर आपकी बार सेंसस आना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो सेंसस आया नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया। और पोस्टपोन करते करते 2022 आ गया, 2022 एंड होने वाला है, 2023 लगने वाला है। ठीक है ना। सरकार ने अपने इलेक्शंस करवा लिए, सरकार ने यहाँ पर जो रैलीज़ है वो यहाँ पर निकाल ली कोविड-19 के समय पर। ठीक है ना, कोविड-19 के समय पर जब इलेक्शन की बारी आती है तो रैलीज़ वगैरह सब कुछ हो जाती हैं, लेकिन ये सेंसस नहीं हो पाया, ये यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया को ये सेंसस स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये सेंसस पूरी तरह से स्किप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर एज अ कंसर्न दिखाती हैं। हालांकि यहाँ पर इनका कहना यह है कि सेंसस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया यहाँ पर इसको स्किप अब की बार स्किप कर सकती है सरकार। जैसे कि आपको पता होगा एक सर्वे किया गया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ में एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, याद होगा। कुछ दिन हुए हैं, मतलब कुछ दिन महीने हो गए हैं फिलहाल, लेकिन इतनी यहाँ पे मेमोरी है मेरी कि हाँ मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेकर एक एडिटोरियल आपके साथ में कवर किया था। तो वहाँ पे वो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर का जो सर्वे हुआ था कि जो कंट्री के अंदर लोग हैं वो कितना खर्च रहे हैं, है ना, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उस चीज़ को लेकर पूरा का पूरा एक सर्वे हुआ था 2017-18 में। अब वो सर्वे फेल हुआ, उस सर्वे के बाद में कोई सर्वे हुआ ही नहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। वैसे ही कुछ कंडीशन हम लोगों को इस सेंसस की नज़र आ रही है कि सेंसस के अंदर भी यहाँ पर ऐसे ही हो सकता है कि जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक बार आया उसके बाद नहीं आया, वैसे सेंसस को अब की बार स्किप करने की कोशिश की जा रही है सरकार की साइड से, ऐसा यहाँ पर ये बोलती हैं। इनका कहना यह है कि सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सेंसस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होंगी। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होंगी तो इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, इससे हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। जो प्रॉब्लम्स कुछ अगर नज़र आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेंगे, जो कमियाँ होंगी उनको फिक्स कर सकेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हुई। जो ही मैंने आपको बातें बताई हैं ना, वो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिल रही हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि हाँ देखो, प्लानिंग हो गया, रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, डेफिशिएंसी यानी कमियां को फिक्स कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, इंडिया के अंदर जो सेंसस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा क्रिएट करता है, और ये जो डेटा है ये हमें बहुत सारी जगह पर हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन आज के टाइम पर इस सेंसस को ना कंडक्ट करना एक बेवकूफ़ी वाली बात कहलाने वाली है। ठीक है ना, ये बात रखी गई है, क्योंकि 2011 का सेंसस अपने आप में पुराना हो चुका है। उसके बेसिस पर कब तक चलोगे, 11-12 साल हो चुके हैं, क्या यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे? बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे। तो यहाँ पे ये सेंसस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक अति आवश्यक बन चुका है। फिर उसके बाद में राइटर ने बीजेपी को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया कि करंट टाइम पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या क्या कर रही है, उस चीज़ का यहाँ पर क्रिटिसिज्म, उस चीज़ की आलोचना की गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ का क्रिटिसिज्म या इस चीज़ का क्रिटिसिज्म, इस पॉलिटिकल पार्टी क्रिटिसिज्म, वैसे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते भी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स से
एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितना बच सको उतना ज़्यादा बेहतर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है, तो पॉलिटिक्स से जितना बच सको एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ उतना ज़्यादा बेहतर है। आगे बात करते हैं। देन उसके बाद में राइटर मेंशन करती हैं कि जो यहाँ पर आज के टाइम पर डेटा को गैदर किया जा रहा है ना, और ये डेटा को गैदर करने हमारा सेंसस कहलाता है, डेटा को कलेक्ट करना सेंसस कहलाता है। तो आप ये देखो कि इंडिया ने इस सेंसस को कंडक्ट नहीं किया इस साल कोविड-19 की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली इसी साल की बात कर रहे हैं, कॉन्गो जो देश आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो, तो कॉन्गो ने अभी रिसेंटली सेंसस अपना कंप्लीट कर लिया है। तो कॉन्गो ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी जब हम इबोला वायरस के बारे में चर्चा कर रहे थे जहाँ पे डीआरसी की चर्चा की गई थी, तो डीआरसी ने इस साल अपना दूसरा सेंसस पूरा कर लिया है। तो डीआरसी ने तो कर लिया, इंडिया ने क्यों नहीं कंडक्ट किया, ये यहाँ पर मेंशन करती हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आज इंडिया सेंसस अपना कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस साल का कंडक्ट नहीं किया, मतलब ये जो अब की बार लेटेस्ट सेंसस होना था ये हमने कंडक्ट नहीं किया। तो बताए हम लोग कौन सी कंट्रीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंट्री की पूरी लिस्ट यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दी है। हम लोग आज के टाइम पर अफ़गानिस्तान, लेबनान, सोमालिया, उज़्बेकिस्तान, वेस्टर्न सहारा, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको 20-20 साल हो चुके हैं सेंसस कंडक्ट करे हुए। उन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर इंडिया आ रहा है आज के टाइम पर, तो इन कंट्रीज़ की लिस्ट से बाहर निकलना होगा, इस सेंसस के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। क्लियर हो गई बात, ये आप लोग देख पाओगे जो मैंने अभी आपको यहाँ पर मेंशन किया, इन कंट्रीज़ के नाम बताए। फिर राइटर बोलती हैं देखो सेंसस जो है ना अपने आप में वाइटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, ये एक रिपोजिटरी है, यहाँ पर कंप्लीट डेटा है पूरे देश के बारे में, है ना। एक कंप्लीट डेटा आपको देखने को मिलेगा, ओपनली वो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और पब्लिक के पैसे से तो यहाँ पर सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, फ्यूचर में यहाँ पर प्लानिंग करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स उनको फिक्स करेगा, नई नई पॉलिसीज़ लेकर आएगा, जो यहाँ पर दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो ये अपने आप में रेलिवेंट है। हालांकि यहाँ पर राइटर एक चीज़ और मेंशन करती हैं, बाकी सारे काम देखोगे तो बाकी सारे काम हो रहे हैं, बाकी सारे काम होने का मतलब यह है कि राइटर कहती हैं कि अभी आधार कार्ड को लिंक किया गया है ना, वोटर आईडी कार्ड से वो काम हुआ, उसको अलाउ किया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 लेकर आया गया, कल ही मैंने आपको इस रूल के बारे में पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना है ना इसके बारे में कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका जो डेटा है वो हम लोग अब कलेक्ट करके रखेंगे, एनसीआरबी डेटा स्टोर करके रखेगा 75 सालों तक। कल के वीडियो मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको समझाया था, ये भी एक एडिटोरियल कल आया था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये काम भी हो रहा है, और भी ऐसे अलग अलग एक्ट लेकर आए गए। डेटा प्रोटेक्शन बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 का बिल है उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है ना, तो वो बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये सारे काम आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो सेंसस है, ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसके ऊपर कोई भी आज के टाइम पर बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट थोड़े टाइम तक बात हुई थी पिछले कुछ समय पर, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, सेंसस हुआ भी नहीं और आज के टाइम पर इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हो रही है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि राइटर कहने की कोशिश कर रही हैं। दैट इज़ वाई सरकार को फोकस करना होगा इस पर्टिकुलर सेंसस के ऊपर। सेंसस केवल काउंटिंग के लिए नहीं है, सेंसस आगे के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। क्लियर हो गई सारी बातें। आई होप आपको यहाँ पर ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये तो आपने पॉइंट्स पढ़े। अब मेरे पास में एक ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, मैंने आपके साथ में पहले भी इसको शेयर किया हुआ है। सेंसस को लेकर मैं सारे के सारी जो भी स्टैटिक डेटा है जहाँ से संभावना है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनने की या मेंस के अंदर क्वेश्चन बनने की, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। इस वाले आर्टिकल को वैसे ही आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन, अब मैं आपको सेंसस से संबंधित एग्जाम वाली बातें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि सेंसस को सर कंडक्ट कौन करता है, हु कंडक्ट्स। देखो 1949 के बाद में जो ये सेंसस है इसको कंडक्ट किया गया है रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद में आज के टाइम पर ये लोग सेंसस को कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी सेंसस 1951 के बाद से कंडक्ट करे गए हैं, 1951 के बाद से जितने भी सेंसस जनगणना हुई हैं, वो सब 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से, यानी इस एक्ट के अंदर में ये सारी जनगणनाएं करी गई हैं, ये भी ध्यान में रखना है। हमारे पास में जो लेटेस्ट सेंसस अभी तक का वो 2011 का है, 2011 में जनगणना हुई थी। उसके बाद में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन यहाँ पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। तो लेटेस्ट वन कौन सी है, 2011।
आगे आते हैं, ये जो 2011 वाला सेंसस था ना, ये हमारा 15th नेशनल सेंसस था हमारे देश का। 1872 के बाद से 15वां नेशनल सेंसस था। क्लियर हो गया। और देश की आज़ादी के बाद से 7वां था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, रेलिवेंट चीज़ है। अब जो ये सेंसस है ये 2 फेसेस में होते हैं, एक हाउसिंग सेंसस, एक पॉपुलेशन के बेसिस पर, ये आपको पता ही है। अब अगर हम लोग बात करें सेंसस की चर्चा, ये कोई सेंसस नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 1872 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर सेंसस की चर्चा की जाती है, तो सेंसस कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सेंसस जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी झलक इतिहास में भी देखने को मिली है। जैसे हमारे पास में कुछ डेटा है। अर्लीस्ट लिटरेचर की बात करें तो ऋग्वेदा की जब आप लोग बात करते हो तो ऋग्वेदा ने यहाँ पर रिवील किया है कुछ इस प्रकार का, जैसे आज के टाइम पर पॉपुलेशन को हम लोग गिनते हैं सेंसस में, कुछ इसी प्रकार का पॉपुलेशन काउंटिंग वाला तरीका लगभग यहाँ पर मेंटेन किया गया था। लगभग आप कह सकते हो ये 800 से लेकर 600 BC के समय की बात की जा रही है। तो ऋग्वेदा के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये ऋग्वेदा रिवील करता है कि यहाँ सेंसस बहुत लंबा पुराना, बहुत पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। 800 से लेकर 600 BC के अंदर इस प्रकार की झलक देखने को मिली थी सेंसस की। उसके बाद में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र यहाँ पर कौटिल्य साहब के जो थ्रू, जो यहाँ पर कौटिल्य जी के थ्रू जो लिखा हुआ है ना, अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करें, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ये लिखा गया था 3rd सेंचुरी BC के अंदर में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर भी पॉपुलेशन से संबंधित स्टैटिस्टिक्स के बारे के डेटा के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन काउंटिंग के बारे में जो चर्चा की जा रही है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इतिहास में चर्चा हुई है, ऐसा यहाँ पर कहने का मकसद है। अब मॉडर्न टाइम्स में बात करें, ये तो हमने इतिहास देखा, मिडिवल और एंशिएंट टाइम की बात करी है। मॉडर्न टाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में जो पहला, सबसे पहला देश का कंप्लीट सेंसस था वो था 1830 में। 1830 में सबसे पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया गया था हेनरी वॉल्टर के थ्रू, ढाका के अंदर, जो कि ढाका आज के टाइम पर जाना जाता है ढाका के नाम से। ढाका कौन से देश में, फटाफट बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये तो पहला कंप्लीट सेंसस था। फिर दूसरा सेंसस कंडक्ट किया गया 1836 से लेकर 37 के बीच में बाय फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फिर यहाँ पर ये जो सेंसस थे ये सारे के सारे नॉन सिंक्रोनस सेंसस थे, यानी कि देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिस्सों में ये सेंसस हो रहे थे। ये सारे के सारे नॉन सिंक्रोनस थे। लेकिन अब जब सिंक्रोनस सेंसस की बात आती है तो पहला सिंक्रोनस सेंसस होता है भारत के अंदर में 1881 में, पहला सिंक्रोनस सेंसस। सिंक्रोनस सेंसस मतलब पूरे देश में एक समय पर एक बार में जनगणना होना, वो यहाँ पर फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस होता है 1881 में बाय WC प्लॉडन। ये यहाँ पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंसस को कंडक्ट करवाते हैं। तब से यहाँ पर सेंसस अनइंटरप्रेटेडली लगातार चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन नहीं है, आराम से हर साल, हर 10 साल में ये सेंसस होता है और ये चलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन 2021 के अंदर में कोविड की वजह से यहाँ पर इसको कंडक्ट नहीं कर पाए। और आपको पता होना चाहिए जो अब की बार सेंसस होगा ये इस मतलब आप कह सकते हो काफ़ी सारे इसमें चेंजेस होने वाले हैं, कुछ नए तरीके यहाँ पर इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको वो नए तरीके पता होना चाहिए। देखो जो ये 2021 का या फिर आप कह सकते हो जो सेंसस हम लोग करेंगे, अब सेंसस वैसे भी हो गई, जो लेटेस्ट सेंसस आएगा अब नया वाला, इसके अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है अभी घर घर जाके ली जाती है, लेकिन अब की बार के सेंसस में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि ऑफलाइन मोड भी होगा, ऑनलाइन मोड भी देखने को मिलेगा। प्लस इस बार खास बात यह भी होगी कि इस बार का सेंसस के अंदर जो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर आपको पता होगा 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन है संविधान में, उसमें से 18 लैंग्वेजेस के अंदर इस सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि जो 2011 वाला सेंसस था वो सिर्फ और सिर्फ इन शेड्यूल भाषाओं में से 16 भाषाओं में किया गया था। तो ये भी एक बदलाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अब की बार चेंजेस एक ये भी बताया जा रहा है कि इस सेंसस के अंदर देखो हमेशा क्या होता है, मेल फीमेल और अदर, वो अदर वाली कैटेगरी को हटाकर यहाँ पर थर्ड जेंडर की कैटेगरी यहाँ पर रखी जाने वाली है। 2011 में इस अदर वाली कैटेगरी में लगभग 5 लाख लोग थे, जो कि आज के टाइम पर मतलब जो नया सेंसस होगा उसके अंदर ये थर्ड जेंडर कैटेगरी के नाम से रखा जाएगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। क्लियर हो गई बातें। लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि अब की बार पहली बार ऐसा होगा पिछले 140 सालों के इतिहास में कि हम लोग सेंसस को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से करने वाले हैं। ये जो सेंसस है, ये जो लेटेस्ट सेंसस आएगा 2025, देखो सेंसस तैयार करने में बहुत टाइम लगता है,
है ना, पूरे देश का सेंसस एक साथ में होना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। 2024-25 तक यहाँ पर ये तैयार हो पाएगा और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन ये है कि 2011 का जो सेंसस आया था इसका भी कुछ कुछ डेटा रिलीज़ होता रहता है। माइग्रेशन का डेटा रिसेंटली रिलीज़ हुआ था, तो सेंसस बनते बनते बहुत समय लग जाता है, ऐसा यहाँ पर ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है, सभी का इस्तेमाल आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। ये सारा डेटा था, ये पूरा का पूरा ओवरऑल एनालिसिस था आज का हमारा द हिंदू का। जितने भी आर्टिकल तो हमने कवर किए, आपको पता है फ्राइडे है, फ्राइडे में एक पेज पर एडिटोरियल आता ही नहीं है, इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू का हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू के अंदर दो व्यक्ति अपनी आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, ना चाहो तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं आज की वोकैबलरीज़ के ऊपर। आज की वोकैबलरीज़ क्या बोलती हैं। आज का पहला वोकैब है रेकलेस। रेकलेस मतलब लापरवाही या फिर रैश। दूसरा है बिकर। बिकर मतलब झगड़ना या स्क्वैबल। तीसरा रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब मजबूत या फिर स्ट्रांग। चौथा रिवैम्प। रिवैम्प मतलब सुधार करना या रेनोवेट। पांचवा है रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब पुनरारंभ या फिर रीस्टार्ट। ये आज की वोकैब्स हैं। और जो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ अभी, ठीक है ना। तो हम लोग आज प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस नहीं करने वाले, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, आपको याद होगा। तो अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन के आंसर को। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।